हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेनास्त्र। आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें हम जीएसटी पे करते हैं। तो आज मैं आसान शब्दों में बताऊंगा कि आखिर जीएसटी काम कैसे करता है और किसे जीएसटी नंबर लेना चाहिए और इस जीएसटी से हमें क्या फायदा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। उसके बाद से हमारे सभी सामानों में जीएसटी लग रहा है। तो आज मैं आपको बताऊं आसान शब्दों में कि आखिर जीएसटी है क्या। जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है जो कि सरकार हमसे लेती है। गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स ही जीएसटी कहलाता है। तो आखिर टैक्स हमसे सरकार लेती क्यों है, तो आइए देखते हैं कि आखिर टैक्स है क्या। किसी भी देश की सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और ये पैसा सरकार टैक्स के रूप में लेती है। और ये टैक्स हमारी कमाई का कुछ हिस्सा होती है जो सरकार हमसे लेती है। और ये टैक्स सरकार हमसे दो रूप में लेती है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सीधी भाषा में बोलें तो डायरेक्ट टैक्स जो कि हमसे डायरेक्टली सरकार हमसे लेती है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमसे वो इनडायरेक्टली लेती है, मतलब बिजनेसेस के थ्रू। जैसे कि कब जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस समय हमसे एक टैक्स लिया जाता है जो कि फिर वापस सरकार को जाता है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है। जीएसटी जो होता है वो बिजनेसेस पे लगता है क्योंकि यहाँ पे खरीद बिक्री होती है। तो ये जो है खरीद बिक्री पे लगने वाला टैक्स जो होता है वो जीएसटी टैक्स है। जब भी हम कोई सामान या सर्विसेज बिजनेसमैन से खरीदते हैं तो उसमें से कुछ पैसा टैक्स के रूप में हम बिजनेसमैन को दे देते हैं। तो फिर बिजनेसमैन की जवाबदेही होती है कि वो जो टैक्स का पैसा है वो सरकार तक पहुंचाए। यहीं पे ज्यादातर टैक्स की चोरी होती है। तो फिर आखिर सवाल आता है कि जीएसटी आया ही क्यों। इस बात को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर इससे पहले कौन सी व्यवस्था थी। तो सबसे पहले हमारे देश में सेल टैक्स लिया जाता था, मतलब बेचने पे लगने वाला टैक्स। अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर 90 रुपए में कोई सामान बनाता है और उसमें अपना 10 रुपए प्रॉफिट लगाकर सामान को बेचता है। तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। तो 100 रुपए जब उसकी कीमत हो गई तो जैसे ही वो सामान को आगे बेचता है तो उस पर 10% टैक्स लगता है, मान लीजिए। तो 10% टैक्स, 100 रुपए का 10% कितना होगा हमारा? 10 रुपीज। तो ये जो कीमत उसकी कितनी हो जाएगी हमारी? 110 रुपया। तो वो 110 रुपए में नीचे जब उस सामान को बेचता है तो सामने वाला भी उसे आगे और बेचता है। मत कोई होलसेलर है तो वो अगर आगे और सामान बेचता है तो उसमें अपना और 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ लेता है। तो 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ता है तो उसकी कीमत हो जाती है 120 रुपया। अब इस पे भी जैसे वो आगे बेचता है तो 120 का टैक्स लगेगा। तो 120 पे फिर से टैक्स लग रहा है। तो 120 पे हम जब यहाँ पे टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 रुपया। तो 110 पे 10 रुपए प्रॉफिट और 12 रुपए। तो आप यहाँ देख सकते हैं पे इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। पहले से ही उसने 100 रुपए पे 10 रुपए टैक्स दे चुका है। अब यहाँ पे वो जो दाम है 110 रुपये हो गया है। वहीं पे जब उसने अपना 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ा तो फिर जब 120 हुई तो फिर से वो 100 रुपये पे फिर से टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है, या फिर कॉमर्स की भाषा में क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर टैक्स पे टैक्स की व्यवस्था के कारण जो चीज़ें थी वो महंगी हो जा रही थी और लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे सरकार ने वैट टैक्स लाया। तो वैट टैक्स क्या था? ये था वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हम पुराना एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि पिछले वाले में जैसे हमने 90 रुपये में कोई सामान बनाया, उसमें हम 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ते हैं तो उसकी कीमत हो गई 100 रुपये। अब उस पर हम वापस हम 10% जब हम टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा? 110 रुपया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो आगे ये सामान बेचता है तो वो फिर होलसेलर को बेचता है तो उसको 110 रुपये में सामान मिलेगा। उसमें वो अपना 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ता है तो यहाँ पे उसकी 120 रुपया। अब यहाँ पे क्या है, टैक्स में क्या चेंजेस हुआ वैल्यू एडेड टैक्स में, कि भाई हम 100 रुपये पे तो टैक्स दे चुके हैं तो अब हम किस पे देंगे? जो वैल्यू ऐड की गई है, मतलब जो प्रॉफिट ऐड किया गया है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 10 रुपये का 10% कितना होगा? 1 रुपया। तो कितना हो गया? 120 प्लस 1, 121 रुपया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टैक्स पे ऊपर टैक्स लग रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट थी, वो इस तरीके से खत्म कर गई। जो कि पिछले वाले में हमने देखा होगा 132 रुपीज हो गए थे।
तो आप लोग सोचेंगे कि भाई वैट टैक्स तो बहुत अच्छा था, तो फिर जीएसटी लाने की क्या जरूरत थी, तो ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। नहीं, इसमें भी कुछ खामियां थी। तो वैट टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी, देखिए क्या होता है। मान लीजिए हम पुराना एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर 90 रुपए में कोई सामान बनाता है और उसमें अपना 10 रुपए प्रॉफिट लगाता है, तो उसकी जो कीमत है क्या होगी, 100 रुपए। फिर उसके ऊपर 100 रुपए पे वो टैक्स कितना दिया है, 10 रुपए, तो कितनी कीमत हो गई, 110 रुपए। मगर यहाँ पे क्या हो जाता था कि भाई 90 रुपए में कोई सामान बनाया, तो भाई उसको कुछ तो और भी चीज़ें लगी होगी, तो क्या हुआ होगा, जैसे कि उसने क्या हुआ होगा, इंजीनियर लगाया होगा। तो मान लीजिए इंजीनियर ने जो सर्विस दी, तो वो क्या हो गया, सर्विस टैक्स के फॉर्म में हमारा इंजीनियर को हमने पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो वो 10 रुपए उसमें गए। फिर उसके अलावा मैन्युफैक्चरर करते हैं तो सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो एक्साइज ड्यूटी में भी मान लो उसके 10 रुपए गए। मान लीजिए उसने मैन्युफैक्चर कितने में किया होगा, 70 रुपए में, तब जाके उसकी कीमत कितनी हुई, 90 रुपए। तो इसमें तब भी उसने 10-10 रुपए टैक्स पे कर दिया है, उसके बाद भी फिर से 90 रुपए में उसको वापस से टैक्स देना पड़ गया 10%। तो मतलब यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि जो है टैक्स पे टैक्स तब भी लिया जा रहा था, क्योंकि सर्विसेज और एक्साइज ड्यूटी जो थी वो वापस से डबल टैक्स में काउंट हो जा रही थी। तो ये वैट टैक्स की कमी थी। तो इसीलिए ये सबको खत्म करने के लिए सरकार ने जीएसटी लाया। तो वैट टैक्स में एक और खामी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैट टैक्स में क्या था कि जो हर राज्य है, जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ या एमपी, तो जो वैट टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। कोई सामान पे यहाँ पे वैट टैक्स 18% है, तो कोई राज्य इसमें 12% लगा लेता था। तो इसी हिसाब से क्या होता था कि कहीं पे राज्य पे कम टैक्स है तो कहीं ज़्यादा टैक्स है, इस कारण से भी बहुत सारी समस्या हो जाती थी। इसलिए सरकार ने इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए पूरे देश में एक ही टैक्सेशन सिस्टम लागू करवा दिया, जीएसटी। और जितने भी पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब खत्म करके एक टैक्स सिस्टम ले आए, जिससे कि पूरे देश में कहीं भी जाएं एक ही प्रकार का टैक्स लगे, तो आपको हर चीज़ का इसमें प्रॉफिट मिले, इसलिए जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी में क्या हुआ, मान लीजिए कि जो 90 रुपए का उसने कुछ सामान बनाया, उसमें 10 रुपए उसने प्रॉफिट जोड़ा, तो अब इसकी जो कीमत उसको क्या पड़ी, 100 रुपए। मगर 90 रुपए में भी हम ध्यान से देखें तो हमको क्या देखेंगे कि उसको 10 रुपए उसको टैक्स के रूप में इंजीनियर को देने पड़े, सर्विस टैक्स लगा। और वहीं मान लीजिए कोई उसने कच्चा सामान खरीदा, रॉ मटेरियल है, तो उसमें 10 रुपए उसको टैक्स के फॉर्म में चले गए। वैसे ही मान लीजिए कोई उसने कुछ मशीनरी खरीदी तो 10 रुपए उसमें भी लग गए। तो ये जो सब टैक्स है, 10-10 रुपए जो टैक्स उसने है, तो जीएसटी में इसको भी काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि भाई 30 रुपए उसने टैक्स ऑलरेडी बहुत सारा पे कर दिया है, तो 60 रुपए का सामान खरीदा उसने और 30 रुपए ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। तो ये जो 30 रुपए हैं, ये क्या हो जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से, आईटीसी के नाम से इसको सेव किया जाता है कि भाई ये अमाउंट आपने पे किया गया है, तो आपका जब भी आप अगली बार आप कोई भी टैक्स पे करेंगे तो आपको इसकी छूट मिलेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो अब आपको वापस से इसी सामान पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो नई व्यवस्था में क्या हुआ कि भाई जैसे कि 30 रुपए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया कि भाई ये ऑलरेडी उसने टैक्स पे कर दिया है। अब बचा हुआ उसने सामान का जो कीमत उसको 60 रुपए पड़ा और फिर उसमें 10 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अब इसका जो कीमत है 100, और उसके बाद इस 100 रुपए में टैक्स लगा, तो टोटल टैक्स कितना लगा, 10%। तो मान लीजिए इसका कीमत हो गई 110 रुपये। अब जो 110 रुपये में जब वो सामान सामने वाले को बेचेगा, तो 110 रुपये कौन देगा, भाई कोई होलसेलर लेगा। मान लो मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर 110 रुपये इसको पे करेगा और वो सामान ले लेगा। मैन्युफैक्चरर की फिर जवाबदेही होती है कि वो 10 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को वापस करे। मगर फिर वो क्या बताता है कि भाई सरकार को बताता है कि सर हमने तो 30 रुपये ऑलरेडी दे दिए हैं और ये 10 रुपये आप उसमें काट लीजिए। तो अगर हम इसमें काटें तो उसके पास क्या बच जाता है कि टैक्स उसको पे ही नहीं करना पड़ रहा, उसका 20 रुपये उल्टा और बच जाता है 30 रुपये माइनस करके। तो इसके थ्रू भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू वो अपना जो है टैक्स माइनस करवाते जाता है। तो एक तरह से उसको कोई टैक्स पे ही नहीं करना पड़ा। तो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरर कार बनाता है, तो कार बनाता है तो उसमें उसको कोई सामान खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, तो उसको उसमें टैक्स कितना पड़ता है, 10,000 रुपये। और मान लीजिए कोई मशीनरी उसको बनाने के लिए लगती है तो वो कितना लग जाता है, 5,000 रुपये। और मान लो इंजीनियर्स रखता है तो उस पर उसको टैक्स कितना देना पड़ता है, 3,000 रुपये। तो उसने टोटल कितना टैक्स दे दिया यहाँ पे अगर 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18,000। तो यहाँ पे कितना उसको क्रेडिट मिल गया कि भाई मैंने 18,000 रुपये टैक्स पे कर दिया है।
तो अब मान लीजिए कि वो कंपनी कार लॉन्च करती है बढ़िया 1 लाख रुपए में, वो कार बना के लॉन्च कर देती है। तो उस पे उसको जैसे ही वो सेल करती है तो सरकार बोलती है कि इस पे टैक्स पे करो। तो जैसे ही वो टैक्स पे करता है, मान लीजिए 28% उस पर टैक्स लगा, तो इसको 28% 1 लाख का कितना हो जाएगा? 28,000। किससे लेगा ये? जनता से। कितना कीमत हो गई? 1,28,000। तो 1,28,000 में 28 जो पैसे है, टैक्स का पैसा किससे ले रहा है? वो जनता से ले रहा है। तो जो जवाबदेही किसकी होती है? बिजनेसमैन की जवाबदेही होती है कि भाई 28,000 जो है टैक्स सरकार को वापस करे। तो वो क्या करता है कि दिखाता है कि भाई सर हमने तो ऑलरेडी 18,000 रुपए टैक्स पे कर दिया है, तो हमारा कितना बचता है? तो वो क्या करेगा? सरकार बोलेगी ठीक है 28,000 में से जो बड़े अमाउंट में से आप 18,000 रुपए माइनस कर लीजिए। तो 18,000 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? 10,000 रुपए। तो जो बिजनेसमैन को कितना पे करना पड़ता है सरकार को? 10,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि उसको यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो 18,000 रुपए टैक्स पे कर दिया है उसका उसको प्रॉफिट मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई पब्लिक से लिया 28,000 रुपए, मगर पे करना कितना पड़ा उसको? 10,000 रुपए, क्योंकि उसने ऑलरेडी सामान पे टैक्स पे कर दिया है। तो इसकी वजह से कीमत भी कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बिजनेसमैन क्या गड़बड़ी कर सकता है कि भाई यहाँ पे एक गड़बड़ी वो ये कर सकता है, मान लीजिए कोई वो फर्जी कंपनी बना लेता है। फर्जी कंपनी में बता देता है कि भाई मैंने और भी सामान खरीदा, उसमें मैंने और टैक्स पे किया, फर्जी टैक्स पे करके भाई बिल बना के गवर्नमेंट को शो कर देता है, रजिस्टर्ड कोई कंपनी बना के। तो मान लीजिए उसमें उसने कोई 10,000 रुपए और बोल दिया कि भाई 10,000 सरकार को हमने और टैक्स पे कर दिया, तो जीएसटी में वो भी काउंट हो जाएगा। तो कि सर मैंने तो 28,000 रुपए टैक्स पे किया है। अब यहाँ से उसने जनता से 28,000 रुपए टैक्स वापस लिया, तो उसके यहाँ पे क्या होगा कि वो जब हम माइनस करेंगे तो देखेंगे भाई कितना, सरकार बोलेगी 0 टैक्स बचा। इसके थ्रू पूरा का पूरा टैक्स बच गया। इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि जैसे बिजनेसमैन कहाँ घपला गया, उसको 10,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे घपला कर सकते हैं। मतलब देखिए कंपनी फर्जी कंपनी बना लिए, बट इस सब पे भी सरकार ध्यान रखती है कि आखिर ये सब भी लोग कर सकते हैं। तो इसके भी थ्रू आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए कि भाई क्या नियम बनाए हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, वो कम से कम 40 लाख के टर्नओवर से ऊपर होना चाहिए। 40 लाख की आपकी मतलब बिक्री होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। दूसरी बात, आप जो क्रेडिट है लेना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए आप जीएसटी से, तभी आप जीएसटी का ये जो क्रेडिट है ले सकते हैं। तो आप रजिस्टर्ड होने से क्या मतलब है कि भाई रजिस्टर्ड आप अगर नहीं रहेंगे तो ये तो मान लीजिए आपने टैक्स पे किया 18,000 रुपए टैक्स पे किया, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने जनता से लिया 28,000 रुपए टैक्स, 1 लाख रुपए की कार में आपने 28,000 रुपए टैक्स जनता से लिया, तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे तो आप ये जो आईटीसी की भी क्रेडिट किया, मैं ऑलरेडी सर 18,000 रुपए पे कर दिया है, तो ये आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपको सीधे सीधे ये पूरा 28,000 है सरकार को देना ही होगा। सरकार को क्या जवाबदेही हो जाती है कि आपको ये जो पैसा आपने जनता से लिया है उसे आपको क्या सरकार को वापस करना होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या घाटा हो रहा है कि भाई आप रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी वजह से आपने जो टैक्स पे कर दिया है 18,000 रुपये, वो वापस से आपको और टैक्स पे करना पड़ रहा है 28,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से भी कुछ छोटे बिजनेसमैन भी है भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं इसमें। दूसरी बात एक और ये आ जाती है कि भाई 40 लाख का टर्नओवर आखिर क्या है। तो 40 लाख का टर्नओवर एक्चुअली क्या है कि जैसे आप कोई भी मान लीजिए साल भर में आपका जो भी बिक्री है मान लीजिए 40 लाख तक का होता है। भाई आपने 40 लाख का सामान लाया तो आपने 40 लाख का सामान तो कम से कम बेचेंगे ही। तो मान लीजिए आपने उसमें 40 लाख का सामान बेचा और आपका मान लीजिए आपको उसको प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपए हुआ है, तो उसमें वो काउंट नहीं किया जाएगा। टर्नओवर कैसे देखा जाता है कि भाई 40 लाख रुपए का आपने सामान बेचा है तो आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख तक का हो गया। हाँ, बट अगर आप चाहें तो जीएसटी नंबर बिना, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम भी है और आप अगर जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार आपको जीएसटी नंबर दे देगी। तो भाई मन में एक और सवाल आता है कि क्या जीएसटी पूरी तरीके से सारी देश में लागू हो गया है? क्या पुराने टैक्सेशन सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं? जी नहीं, अभी भी बहुत से जगह पे पुराने टैक्स सिस्टम अभी भी चल रहा है। जैसे कि आप पुराने टैक्स सिस्टम में देख सकते हैं कि पेट्रोल अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। पेट्रोल हो गया है, शराब हो गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसपे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। तो जैसे एक्साइज और कस्टम ड्यूटी अभी भी टैक्स पे टैक्स ले रही है। और ये जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है इस पे जो है आप देख सकते हैं कि किस किस पे कौन सा प्रकार का टैक्स है। जैसे कि 0% टैक्स, यहाँ 5% जीएसटी लगता है, यहाँ पे 12% जीएसटी वाले सामान है और ये 18% वाले जीएसटी सामान है। तो ये 4 स्लैब हैं जिसमें पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स लगता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप अगर आपको इस वीडियो से जीएसटी के बारे में कुछ पता चला हो या समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप उसमें कोई समस्या और भी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं जो कमेंट बॉक्स में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।